हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज है 18 अप्रैल 2022 और सोर्स जो रहेगा हमारा डेली करंट अफेयर्स के डिस्कशन का वो रहने वाला है अगेन असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डाउनलोडिंग लिंक जो है ना इस पीडीएफ का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से लगा दूंगा, सो मेक श्योर टू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन आवर भद्रा एस अकेडमी देन एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स एज वेल। सो चलिए इस देखते हैं। पहला जो है ये असम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। एक्चुअली उल्फा आपको पता होना चाहिए, राइट? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो क्या एक मिलिटेंट आउटफिट है बेसिकली। एंड सरकार वैसे कोशिश कर रही है दैट इन मिलिटेंट आउटफिट से बात करके मेक श्योर करना दैट इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना हो, राइट? बट जो न्यूज़ में यह दिया था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे फोकस किया गया है जो कि आपको GS3 सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे से आप इंक्लूड कर सकते हैं। और वो क्या था दैट इनकी जो रिक्रूटमेंट हो रही है ना, रीसेंट रिक्रूटमेंट, वो कहाँ हो रही है? म्यांमार में। देखो पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, राइट? बट इस ओवरऑल टॉपिक से आपको क्या जानना है? वह यह जानना है दैट हमारे असम में जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो इश्यूज आ रही है ना, वह सिर्फ असम के टेरिटोरियल बाउंड्रीज के भीतर ही नहीं बल्कि इंडिया के आउटसाइड भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा को ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट म्यांमार की सरकार के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, भले ही म्यांमार की एक्चुअली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या फिर म्यांमार की जनता गवर्नमेंट हो, ठीक है? क्योंकि उनसे अगर कोऑर्डिनेशन रखना अगर हम रख सकते हैं तो फ्यूचर में अगर बाई चांस हो जो इंडिया को अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशंस भी चलानी पड़े, स्ट्राइक्स या फिर मिलिटेंट ऑपरेशंस, तो हम आराम से जिससे वहाँ पर चला सके, ठीक है? द आउटफिट हैज़ ऑल्सो मैनेज टू इस्टेब्लिश कैंप्स इन म्यांमार। वही चीज़ दिया हुआ है, मतलब देखो इससे वही फोकस करना है दैट हाँ चीज़ दो यहाँ पर हमारे धरती के भीतर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज़ जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सिर्फ इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री के भीतर से ही नहीं आ रहे हैं बल्कि बाहर से भी आ रहे हैं। वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक्सेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आपको चाइना और म्यांमार के थ्रू भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? तो इसको जस्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसीलिए न्यूज़ में यह था दैट हाँ मतलब कुछ टिकट जो है ना आपका जाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कुछ मॉन्यूमेंट्स है ना, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री एंट्री मिलेगा, राइट? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैसे अगर इंडिया में देख लीजिएगा अराउंड 3,500 से भी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स इसके अंडर में है ना। सवाल ये होता है दैट ये क्या ये टिकट जो फ्री है ये सिर्फ आज ही के दिन, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन मिलता है क्या? कोई दूसरे दिन भी मिलता है? जी हाँ, दूसरे दिन भी मिलता है। इंटरनेशनल वुमेन डे दैट इज़ जो मार्च 8 को सेलिब्रेट किया जाता है तब भी दिया जाता है। वैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 19 तब भी बेसिकली फ्री ही कर दिया जाता है सारे टिकट्स को, ठीक है? तो आज अगर आप कहीं पर भी जाइएगा बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट नाउ नेक्स्ट दोस्तों, हाँ और इसके बारे में और भी एक चीज़ जो मैं बोलने वाला था वो ये है दैट बहुत समय क्या होता है ना दैट आपको डेट वाला क्वेश्चंस भी आ जाता है दैट बताओ भैया ये वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है, राइट? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जैसे यहाँ पे आपको पूछ दे इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नो डाउट तब भी आप पढ़ोगे, बट यहाँ पर भी दिया हुआ है तो एक बार रिवीजन भी तो हो जा रहा है ना आपका दैट हाँ इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8, वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो नवंबर 19 से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं नोट कॉपी में उतार लो, क्योंकि देखो स्टेट PCS में तो ये बिल्कुल पूछे जाते हैं। हाँ देयर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट UPSC में आपको वो सब पूछा जाए, ठीक है? बट स्टिल मेरा तो काम है आपको बोलना। नेक्स्ट इज एक कॉमेट जो कि रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था एंड उसी के बारे में एक्चुअली नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था, उसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। चलो ये एक आईसी मतलब कॉमेट है ना, जिसका स्ट्रेच अगर देख लीजिएगा वो है अराउंड 129 किलोमीटर्स अक्रॉस वाइल फ्रिजिड। वैसे तो ये फ्रिजिड है क्योंकि अब आप सोचिए ना ये बहुत दूर है इंडिया से, मतलब इंडिया क्या बोल रहा हूँ मैं, अपना अर्थ से, ठीक है? बट उनका टेम्परेचर अब देखो बहुत अगर दूर होगा, जैसे प्लूटो भी बहुत दूर है, राइट? बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पर, राइट? बट ये भी बहुत ज़्यादा, ये कॉमेट जो है बहुत ज़्यादा दूर है, बट स्टिल इतनी ज़्यादा तो वार्म ज़रूर है दैट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सब्लिमेट हो पाए। सब्लिमेट मतलब बताइए, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड मटेरियल जो है ना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन पढ़े हैं ना आप, ये तो साइंस में पढ़े होगे यार, है ना? तो बट हाँ ओवरऑल जो ये कॉमेट का सरफेस है वो रॉकी इन नेचर है,
है ना। और इसी दैट इज इस सब्लिमेशन के कारण ही यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, वह यह है दैट ये कॉमेट की जो मूवमेंट है ना, मतलब हबल टेलीस्कोप के द्वारा जो ये मूवमेंट को जो कैप्चर किया गया है, वो पाया गया है दैट इस कॉमेट के इर्द गिर्द कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट और गैसेस। वो किस लिए होती है? इस सब्लिमेशन के कारण। और वो सब्लिमेशन किस लिए होती है? ऑफकोर्स ड्यू टू द टेम्परेचर विच इज अलाउइंग दिस कार्बन मोनोऑक्साइड टू सब्लिमेट। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफकोर्स इस कॉमेट में हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट। क्या क्या नाम रखता है ये, छोटा छोटा नाम रखना चाहिए यार, सुरेश, रमेश, इस टाइप का, मज़ा आएगा याद करने में, है ना। बट एनीवेज चलो, वही ना, अगर इंडिया के थ्रू होता है ना, दैट इसरो अगर कुछ करता तो इस टाइप का ईजी नाम होता है, राइट। बट वही नासा के द्वारा किया गया ना, तो थोड़ा ये टफ नाम, क्योंकि यूजुअली कॉमेट या फिर कोई एक्सो प्लैनेट्स का अगर नाम दिया जाता है ना, वो कोई साइंटिस्ट के ऊपर दे दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए। एनीवेज अगर थोड़ा और भी डिस्क्रिप्शन में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देख सकते हो दैट ये कॉमेट जो है फार है फ्रॉम द अर्थ, एंड ये बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन को ये बेसिकली ट्रैवल कर रहा है। इट इज़ ट्रैवलिंग ऑन 3 मिलियन ईयर लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब 3 मिलियन ईयर मतलब समझ रहे हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। हाँ भाई, इतना दूर मतलब रिवॉल्व कर। अब ये सब कैसे नासा हबल टेलीस्कोप ये सब फाइंड आउट करती है, तो वो तो खैर देयर इज उसमें डिस्कशन ज़रूर हो सकता है। बट एनीवेज नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। GS3 बैंकिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ वाले टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक है रिगार्डिंग द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। नाउ मेटा, दैट इज़ फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है ना, मेटा, तो उन्होंने NPCI के से क्लियरेंस उन्हें मिल गई है दैट वो अपने व्हाट्सएप में जो है ना अभी पेमेंट सिस्टम भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखो अभी ऐसा नहीं था दैट अभी इंक्लूडेड नहीं था, बिल्कुल इंक्लूडेड था। और अभी जो है ना ये सब एक्टिविटीज़, बट हर एक मोबाइल फ़ोन में एक्सेस नहीं दिया गया था इसको, ठीक है। बट अभी हर एक समय मतलब हर एक इसमें एक्सेस को दिया जा रहा है। NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट इन इंडिया। मतलब इसके थ्रू जो है आपको जाके इस्टेब्लिश किया गया था इन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 के अंडर। ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था फर्दर बाई RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है विच इज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, जो क्या अभी चेंज हो गई है अमेंडमेंट के बाद ऑफकोर्स, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और अभी का जो सेक्शन है यह सेक्शन 8 के अंडर है, ठीक है। बट यह जस्ट याद रखना पड़ेगा दैट ये इसका फंक्शनिंग क्या है अभी जो मेटा जो इंक्लूड कर रही है। जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप में एक छोटा सा पेमेंट ऑप्शन भी नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस पर किसी के जैसे आप चैट कर रहे हो ना, तो उसको कोई भी अगर पैसा भेजना हो ना, तो वो सिंपली क्लिक करके उसको पैसे भी आप भेज सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा सर्विसेज है। नेक्स्ट इज UPSC लाइट, ये भी इसी से आप रिलेट कर सकते हो, वही सेम GS3 है ना, इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो आप आराम से, बैंकिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। ना UPSC लाइट क्यों न्यूज़ में था, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। देखो UPSC लाइट हमें समझना पड़ेगा दैट ये है क्या। जैसे अभी UPI सर्विसेज आपको मिलती है ना, वैसे ही एक UPI लाइट रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया है। ये एक इंडिजिनस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया अगेन किसके द्वारा, NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 2016 को ही किया गया था, है ना। एंड ये मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक साथ जोड़ती है। मतलब ये UPI की अगर बात करें, UPI लाइट के भी बारे में बात करते हैं, बट UPI की अगर बात करें, आपके पास देखो ना एक UPI मोबाइल में बहुत जनों का रहता है, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप, किसी को भी अगर पेमेंट भेजना हो ना, आपका कोई भी बैंक हो, वो आपका SBI हो, कैनरा बैंक हो, ओरिएंटल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, राइट, सब बैंक इससे कनेक्ट रहेगा, है ना। और आप इसी से डायरेक्टली पैसे भेज सकोगे। मतलब आपको हर बैंक के लिए अलग अलग उसका बैंक का वॉलेट आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। UPI अगर देख लीजिएगा, अभी इंडिया का 96.5% मार्केट शेयर ये अपहोल्ड करती है। अब UPI लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये ऑन द डिवाइस वॉलेट फंक्शनैलिटी है, ये एक अलग सा वॉलेट है जिसके थ्रू आप ऑफलाइन भी अगर चाहो ना तो पेमेंट कर सकते हो। बट ये पेमेंट जो है बहुत छोटा छोटा अभी पेमेंट किया जाएगा, दैट इज़ अभी जो है अभी आप 200 रुपये तक के पेमेंट ही कर सकते हो। एंड UPSC लाइट विल वर्क वाया वॉलेट सिस्टम, मतलब एक वॉलेट के इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बट जैसे दूसरे वॉलेट को अगर आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको यू नो KCI मतलब KPI करना पड़ेगा, है ना, दैट इज नो योर कस्टमर, है ना, KYC
प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बट आपके पास अगर पहले से यूपीआई है और आप अभी अगर आप यूपीआई लाइट यूज़ करना चाहते हो तो आपको फिर से केवाईसी नहीं करवाना पड़ेगा। वैसे इस वॉलेट में आप कितने पैसे तक डाल सकते हो, ये 2000 रुपये तक डाल सकते हो, बट इस पर जो ट्रांजैक्शन कर सकते हो वो आप 200 रुपये तक के ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो ना। ये 200 रुपये का ट्रांजैक्शन कहाँ से आया भाई, सरकार ने कैसे समझ लिया? देखो सरकार ऑफ कोर्स यूपीआई चलाती है तो इतना सरकार के पास डेटा है ना, उससे पाया गया है दैट मैक्सिमम लोग जो है ट्रांजैक्शंस जो होता है वो 200 रुपये के नीचे ही ट्रांजैक्शंस किया जाता है यूपीआई के द्वारा, ठीक है। तो सरकार ने जो ये यूपीआई लाइट भी लॉन्च किया है ना, तो वो भी इसी डायरेक्शन में किया गया है। यूजर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इंटर द यूपीआई पिन। जैसे आप यूपीआई वॉलेट यूज़ करते हो ना, जिसमें 40,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो उसमें क्या है दैट उसमें आप यूपीआई पिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक 6 डिजिट का पिन होगा, ठीक है, जब भी आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो। बट यूपीआई लाइट में जब भी आप पेमेंट करोगे तब आपको यूपीआई पिन की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी ट्रांजैक्शंस है। ये फेज़ वाइज लॉन्च किया जा रहा है और ये पहला अभी जो लॉन्च किया गया ना, ये पहला फेज़ है जहाँ पर प्रोसेस जो ट्रांजैक्शंस होगा ना वो पार्शली ऑफलाइन होगा ना। पार्शली ऑफलाइन का मतलब क्या होगा? मतलब सोचो आप किसी को अगर पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर पेइंग समवन, तो आप जो मनी भेजोगे ना, तो आपका जरूरी नहीं है दैट आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट हो। इवन इफ आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी आप दूसरों को पैसे भेज सकते हो, ठीक है, बट इट विल गेट क्रेडिट टू द रिसीवर्स अकाउंट व्हेन दे आर ऑनलाइन। बट आपने से फॉर एग्जांपल मेरे को पैसा भेजा, ठीक है, तो मेरे को ये तभी क्रेडिट होगा जब मैं ऑनलाइन रहूँगा, ठीक है। सो एट अ लेटर पॉइंट यूपीआई लाइट विल प्रोसेस ट्रांजैक्शन इन कंप्लीट ऑफलाइन मोड, ठीक है। मतलब ये लेटर पॉइंट, अभी तो खैर पार्शियली ऑफलाइन है, जिसमें आप अगर पेमेंट भेज रहे हो तब तो आप ऑफलाइन भेज सकते हो, बट मैं अगर रिसीव करूंगा तब मेरे को ऑनलाइन होना ही पड़ेगा, तभी मेरे को पास पैसे आएंगे, ठीक है। एडिंग फंड्स, एनी यूजर्स ऑफ यूपीआई ऐप विल हैव द ऑप्शन टू इनेबल यूपीआई लाइट, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब तो बेसिक है। बेसिक जो चीज़ है दैट हाँ ये क्या पार्शियली ऑफलाइन वाला फंडा, ये आप समझ गए होंगे। सो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। नाउ नॉर्मल डिजिटल वॉलेट्स और इस यूपीआई लाइट में क्या डिफरेंस है तो वो भी बतला देता हूँ दोस्तों। देखो की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो है वह है एग्जिस्टिंग यूपीआई कस्टमर जो है उनको केवाईसी प्रोसेस फिर से नहीं करना पड़ेगा इन यूपीआई लाइट। और कोई दूसरा अगर डिजिटल वॉलेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको केवाईसी से गुजरना पड़ता है, ठीक है। नाउ रिसेंटली एक अलग सा भी कॉन्सेप्ट आया था, हमने देखने को मिला था यूपीआई 123 पे, है ना। तो यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट में क्या डिफरेंस है? देखो यूपीआई लाइट जो है उसके थ्रू आप क्यूआर बेस्ड कोड पेमेंट सिस्टम से भी ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो, राइट। बट यूपीआई 123 पे में वो वाला ऑप्शन नहीं था, उसमें बेसिकली मिस्ड कॉल आएगा आपको, है ना, यूपीआई 123 पे में, है ना, तो वो अलग फीचर है। बट यहाँ पर जो है आप क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। सो ये एक इन्हांस्ड फीचर है। ऑफ कोर्स देखो आप, ये तो अभी है ना यूपीआई 123 पे, यूपीआई लाइट, अब देखना 5 साल बाद शायद वो भी नहीं होगा, वो भी कोई एक इंटीग्रेट कर देगी सरकार, समझ रहे हो। तो अगेन ये तो पायलट बेसिस पे, इसी को तो पायलट बेसिस कहते हैं। दैट पहले पायलट बेसिस में कोई एक्टिविटीज़ को रन करने का मतलब है दैट देखना दैट हाँ उनकी सक्सेस रेट कितनी है या फिर उनकी फेलियर रेट कितनी है, उसके हिसाब से फ्यूचर में पॉलिसी डिवाइस करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दैट वो उन कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड ना करे जो क्या कलर ब्लाइंडनेस से गुजर रही है, ठीक है। नाउ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी बॉडी है? ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960s में। नाउ सवाल ये होता है दैट ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में इशू छिड़ा है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है भाई? देखो कलर ब्लाइंडनेस ये होता है ना दैट कोई अगर इंसान कोई एक पर्टिकुलर कलर को नहीं देख पाता है, मतलब नहीं देख तो पाता है, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन और रेड को देखेगा ना तो वो समझ नहीं पाएगा कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा ना। ये क्यों होता है? देखो क्या होता है ना, हम जब भी कोई चीज़ को देखते हैं, सोचो ये हमारा आँख है, ठीक है, तो यह हमारा आँख का लेंस हुआ, ठीक है, और यह जो पीछे में ये वॉल देख रहे हो इसको हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं ना रेटिना में, देखो ये रेटिना का भी माइक्रोस्कोपिक व्यू है, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग रॉड्स, एक को कहते हैं हम लोग कोन्स, ठीक है। रॉड क्या करता है? वो लाइट और डार्क के बीच में डिस्टिंग्विशन करता है, राइट, ये हुआ रॉड, ये लाइट और डार्क के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा। और ये कोन्स जो प्रेजेंस होती है ना, ये
कलर को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और इसमें भी 3 टाइप ऑफ कोन्स होता है जो क्या कलर को डिटेक्ट करता है, एक है रेड, ग्रीन और ब्लू। एंड आवर ब्रेन यूज द इंफॉर्मेशन, मतलब इसके थ्रू फिर ब्रेन को नर्व्स से कनेक्टेड रहती है, ब्रेन्स को जाती है दैट देखो भाई ये जो है कलर रेड है, ये कलर ब्लू है, ये कलर ग्रीन है, समझ रहे हो। अच्छा, अब कलर ब्लाइंडनेस पीपल में क्या होता है ना, दैट उनके पास इन कोन्स की कुछ कमी होती है, ये कोन्स जो है ना ये कमी हो जाती है, इसके कारण जो है वो फेलियर हो जाता है, मतलब प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बिटवीन द कौन सा कलर जो है वह ब्लू है, कौन सा कलर रेड है और कौन सा कलर ग्रीन है, ठीक है, समझ गए बात। चलो अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में। दोस्तों कल के क्वेश्चंस में कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे, उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर था डी, नागालैंड, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में भी था 33% उनके सिविक बॉडीज इलेक्शंस में वुमेन्स को रिजर्वेशन ग्राउंड किया गया फाइनली। दूसरा का आंसर था बी, ऑप्शन बी, क्योंकि पहला वाला जो है ये गलत था। देखो पहला वाला अगर नॉर्थ से साउथ देखोगे तो पहले होता है बॉस्पोरस स्ट्रेट, उसके बाद आता है मरमरासी, उसके बाद आता है डार्डेनल्स स्ट्रेट, तो ये उल्टा कर दिया गया था, ठीक है। सो इसलिए पहला वाला गलत था और दूसरा वाला तो खैर सही था, इसके बारे में हम लोग मैक में भी डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाटो, फिनलैंड इज ऑलरेडी ए मेंबर, जो क्या गलत ऑप्शन है, वो मेंबर नहीं है। इनफैक्ट स्वीडन और फिनलैंड दोनों मेंबर नहीं है, राइट। जर्मनी बिकेम नाटो मेंबर, नहीं भाई ये तो पहले ही मेंबर था, है ना, तो ये भी गलत था, इसलिए डी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन था डी बी बी, जिसमें रातुल खान जी ने गलत ऑप्शन आंसर दिया है, देवव्रत बोरा ने भी गलत आंसर दिया है। अच्छा नहीं डी बी डी, सॉरी सब नहीं सही आंसर दिया, ये मैं ही कंफ्यूज कर गया, मैं डी बी बी बोल रहा, चलो सब नहीं सही आंसर दिया, माफ़ करना, तो वेरी गुड, राइट। एंड आई वांट दैट इन फ्यूचर और भी ज़्यादा लोग कॉपरेट करें, ज़्यादा लोग आंसर दे, राइट। एनीवेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं दूंगा, आप बताइए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। कौन सा आंसर सही है बताइए, 1 2 बोथ नन, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ABCD में बताइए कौन सा सही आंसर है। और UPI लाइट के बारे में पूछा गया है, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इट विल बी यूज टू मेक ए स्मॉल पेमेंट अंडर ₹20,000, और दूसरा है द एग्जिस्टिंग UPI कस्टमर नीड्स टू रिपीट द KYC प्रोसेस टू यूज UPI लाइट। तो आपको बताना है कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नन, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज का मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं, रिगार्डिंग अर्बन फ्लड पूछा गया है। देखो आस्पेक्ट क्या पूछा गया, दैट लिखा गया फ्रीक्वेंसी जो है अर्बन फ्लड का वो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल के कारण इंक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ, राइट। आपको रीजंस इसके डिस्कस करने हैं और बताना है दैट क्या हम लोग प्रिपेयर्डनेस ले सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। NDMA के रूल्स जो अर्बन फ्लड के रिलेटेड है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आपको इनिशिएट करना है अर्बन फ्लड के रिलेटेड है क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं। ऑफकोर्स अनप्लान डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन, सिटीज इंक्रोचमेंट जो है नेचुरल स्पेसेस का, वो हमें देखने को मिल रहा है। लैक्स इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, सब्सिडेबल मेजर्स जो क्या सरकार के द्वारा डायरेक्टिव दी जाती है। कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, अब कॉन्क्रीटाइजेशन जो अगर फ्लोर का करेंगे तो जो वाटर जो सीप इन होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, तो उसके कारण तो हमें देखने को मिलेगा ही ना। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बताने पड़ेंगे, अगेन यू कैन गो थ्रू इट, क्योंकि बार बार डिस्कस करना जो लिखा हुआ है दैट इज ऑफ नो यूज, राइट। सो वो लिखना है। और फर्दर NDMA के गाइडलाइंस भी अगर आपको याद रहे, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ ये सब अपने नोट्स कॉपी में बना लो यार, ट्रस्ट मी यही सब यूज़ आएगा, क्योंकि कोई नहीं लिखेगा ये सब, कोई जर्नलिस्टिक चीज़ें तो सब कोई लिख पाते हैं, बट जो गाइडलाइंस, जो सरकारी डेटा, ये सब कोई नहीं लिख पाता है। सो मेक श्योर दैट इन सब को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको, राइट। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी क्लास, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।